हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको सबको पता ही है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टूडेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में मिलता है या इसका कोई पार्ट आपको जरूर मिल सकता है। ठीक है, हर पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है एज इट इज, तो ये आपको 8 to 10 मार्क्स में भी मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब जब भी बात आती है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग से वीडियो आ रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ जाता है, अच्छा मैम इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। बट कहाँ क्यों मैं इसकी अलग से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये ईजी होने के साथ साथ ट्रिकी है। तो उन ट्रिक्स में आप ना फंस जाओ, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं अलग से इसकी वीडियो आपको दे रही हूँ। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। श्री बाला एम्प्लॉयड इन एबीसी कंपनी लिमिटेड। हाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स मेरी बुक रेफर कर रहे हैं तो पेज नंबर 67 पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जो मेरी बुक रेफर नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में भी आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा, आप वहां से रेफर कर लीजिए। ओके, Sri Bala employed in ABC Company Limited as finance manager gives you the list of perquisites provided by the company to him for the entire financial year 2019-20। एक एम्प्लॉय है श्री बाला जो कि कंपनी में लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड है वो एबीसी कंपनी लिमिटेड में। कौन सी पोस्ट पर एम्प्लॉयड है? फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पर। उनको कुछ पर्क्यूजिट्स दिए हैं कंपनी ने। पर्क्यूजिट्स मीन्स नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के। अब देखते हैं कि किस पर कितना टैक्स लगना है। ठीक है, एक बात स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जब भी आपको पोस्ट गिवन होती है ना, पोस्ट मीन्स कि फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पर है, वो तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं अरे किसी भी पोस्ट पर हो क्या फर्क पड़ता है, बस ठीक है रहने देते हैं। लेकिन ये आपके क्वेश्चन में इफेक्ट डालता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से माइंड में बिठाओ कि हाँ वो फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पर है। क्लियर? कैसे इफेक्ट डालते हैं अभी देखते हैं। फर्स्ट perquisite is domestic servant was provided at the residence of Bala. Salary of domestic servant is 1500 per month. The servant was engaged by him. That is, servant को किसने engage किया, servant को किसने लगाया है? बाला ने खुद ने लगाया, श्री बाला ने खुद ने। और सैलरी रिम्बर्स करी है कंपनी ने, यानी एम्प्लॉयर ने। देखो स्टूडेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज कि खुद से लगाया और अब कंपनी सैलरी दे रही है, एंड द सेकेंड वन इज कि कंपनी ने आपको बोल दिया कि ये रहा आपके लिए सर्वेंट, आप इससे अपने घर पे काम करवा लीजिए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। पहले में खुद से लगा रहे हो, कंपनी से सिर्फ सैलरी ले रहे हो, और दूसरे सेकेंड पार्ट में आपको जो कंपनी है वो सर्वेंट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपका क्या हो रहा है, आपने खुद से लगाया यानी श्री बाला ने खुद से लगाया, कंपनी से रीइंबर्स कराएंगे सैलरी। क्लियर? तो स्टूडेंट, इस केस में हमने क्या बात की थी, खुद से लगाया, कंपनी ने रीइंबर्स किया। इसका मतलब कंप्लीट पार्ट, कंप्लीट जो भी डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए सैलरी दी जा रही है यानी जिसको पर्क्यूजिट दिया जा रहा है, वो कंप्लीट पर्क्यूजिट टैक्सेबल होगा। ठीक है, इट इज 1500 पर मंथ, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है। कैलकुलेटर साथ लेके बैठो स्टूडेंट, 1500 इंटू 12 दैट इज 18,000। 18,000 यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। यू नो द लॉजिक बिहाइंड दिस नाउ। ओके, सेकंड वो पार्ट कह रहा है, इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर्क्यूजिट। फिर वो कहता है कि मान लो कि अगर कंपनी ही डोमेस्टिक सर्वेंट आपको दे देती, कि जो डोमेस्टिक सर्वेंट अब कंपनी प्रोवाइड कर रही है खुद से, तो फिर उस केस में क्या होता। तो स्टूडेंट, सेकेंड केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है क्लासेस में, यहाँ रिवाइज करवा रही हूँ कि इस केस में 2 आपके पॉइंट्स आते हैं, एक होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज और एक होता है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में डोमेस्टिक सर्वेंट अगर उन्हें प्रोवाइड किया गया है तो वो कंप्लीटली टैक्सेबल रहता है। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पर अगर कंपनी खुद से प्रोवाइड करवा रही है तो सिर्फ कौन से केस में टैक्सेबल रहता है, अगर श्री बाला एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते। क्लियर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि या तो वो डायरेक्टर हो कंपनी के, या फिर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी में, या फिर सैलरी एक्सीड कर रही हो 50,000 से। ओके, तो अगर उस केस में वो आपको लिखना है कि अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो फिर टैक्सेबल होगा और कंप्लीट पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है, free education was provided to his 2 children आरती and अशोक in a school maintained and owned by the company। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई है उनके 2 चिल्ड्रन को, किस किस को, आरती और अशोक को। स्कूल किसका है, स्कूल कंपनी का खुद का है। तो ये केस कौन से वाला है, ये केस है जब कंपनी का खुद का स्कूल होता है, ऑनर वो खुद होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर खुद से ऑनर है। कॉस्ट है एजुकेशन की 900 पर मंथ एंड अशोक की 1200 पर मंथ। नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड बाय द कंपनी फॉर सच एजुकेशन फैसिलिटी फ्रॉम बाला। अब देखो स्टूडेंट,
फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो हमने क्या बोला था कि अगर कंपनी का खुद का, यानी अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, खुद के स्कूल में उसको क्या करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हो सकता है उस अपने ही एम्प्लॉयज़ की चिल्ड्रन की स्टडी के लिए कोई पैसा नहीं ले रहा, नो इशू। टैक्सेबल पार्ट क्या रहेगा, आसपास वाले स्कूल की फीस देख लो, जितना आसपास वाले ले रहे हैं, यानी जितना उसी लोकेलिटी में और स्कूल्स ले रहे हैं और स्कूल्स की एजुकेशन फी है, उसी को कंसिडर करके टैक्स लगा दो, यही बात थी। लेकिन इसमें भी एक उन्होंने एक एग्जाम्पशन और दी हुई है, क्या थी कि अगर जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये तक है, दैट इज अप टू 1000 रुपीज़ है, वो 1000 रुपीज़ को एक्सीड नहीं कर रही, तो उस केस में तो फिर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, कोई भी टैक्सेबल परक्विजिट नहीं बनेगा। ध्यान आ गया। तो इस केस में देखो स्टूडेंट, 2 चिल्ड्रन के लिए अशोक के केस में ये एक्सीड कर रही है कितने से, 200 रुपीज़ से, और यहाँ पर आरती के केस में वो एक्सीड नहीं कर रही। तो इसमें देखो आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव व्यूज अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव व्यू देखो स्टूडेंट, आरती के केस में तो टैक्सेबल है ही नहीं क्योंकि 1000 को एक्सीड नहीं करी। अशोक के केस में आप 2 केसेस ले सकते हो, 2 ऑल्टरनेट व्यूज अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज कि जो उसका 1200 पर मंथ है, आप एंटायर अमाउंट को टैक्सेबल कर दो, एंटायर अमाउंट पे टैक्स लगाओ, दैट इज 1200 रुपीज इंटू 12 मंथ्स के लिए। एंड द सेकेंड केस है कि जो एक्सीडिंग पार्ट है 1000 रुपीज से जो एक्सीड कर रहा है, दैट इज रुपीज 200 रुपीज, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर टैक्स लगाओ। तो जो भी आप इसमें एज्यूम करोगे क्वेश्चन में, आप उसको मेंशन कर देना कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम पूरे पार्ट को टैक्सेबल कर रहे हैं, या फिर जिस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक्सेस वाले पार्ट को ही टैक्सेबल करो। क्लियर? चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मूवेबल असेट्स। एम्प्लॉयर ने मूवेबल असेट्स दी है, मूवेबल असेट्स दी है। ध्यान आ गया? 10% वाला केस, such as television, refrigerator and air conditioner at the residence of Pala. The actual cost of such assets provided to the employee is 1,10,000. अब इसमें हमने क्या पढ़ा था मूवेबल केस के केस में, यूसेज ऑफ मूवेबल के यूसेज ऑफ मूवेबल असेट्स, याद आ गया? इसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो देखो असेट क्या है। अगर वो असेट लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो फिर तो कोई भी परक्यूजिट नहीं होता है, दैट इज परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट की वैल्यू निल रहती है। किसके केस में? अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है। बट यहाँ पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है, दैट इज टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर है। तो इसके केस में क्या था, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, या फिर अगर हायर चार्जेस गिवन है तो फिर हायर चार्जेस। यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट गिवन है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ 1,10,000, दैट इज 11,000 शेल बी टैक्सेबल परक्यूजिट। ओके, नेक्स्ट इज गिफ्ट वाउचर दिया गया है उसको 10,000 का, was given on the occasion of his marriage anniversary. It is given by the company to all employees above certain date. अब क्या हुआ है, मैरिज एनिवर्सरी का ओकेजन है, उसको 10,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया कंपनी ने, वेरी गुड फॉर श्रीबाला। और कंपनी की क्या पॉलिसी की है कि वो एक सर्टेन ग्रेड से ऊपर सभी जो एम्प्लॉयज हैं सबको प्रोवाइड करती है। अब देखो पहले मैं बताती हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जब टेस्ट दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ कर रहे हैं नॉर्मली, वो डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ हुआ है उनकी मैरिज को, मैरिज का ओकेजन नहीं है। जब मैरिज का ओकेजन हो तब वो टैक्सेबल नहीं होता, बट इट इज़ मैरिज एनिवर्सरी। तो ध्यान रखना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनिवर्सरी वाला पॉइंट पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं मैरिज पे मिला है, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? मैरिज एनिवर्सरी है। दूसरा, एम्प्लॉयज़ के केस में हमने क्या पढ़ा था कि अप टू ₹5,000, अगर उसको पूरे साल में अप टू ₹5,000 का कोई गिफ्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, तो एग्जाम है 5,000 से एक्सीड कर रहा है तो फिर वो टैक्सेबल है। ओकेजन क्या है, मैरिज एनिवर्सरी, सिंपल रहेगा, मतलब ये टैक्सेबल में जाएगा। और क्योंकि अमाउंट 5,000 से एक्सीड कर रहा है तो ये टैक्सेबल रहेगा। अगर यहाँ पे 10,000 की जगह 3,000 होता तो फिर टैक्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने एक सर्टेन अमाउंट 5,000 को एक्सीड नहीं किया। क्लियर? मैरिज एनिवर्सरी है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन क्योंकि अमाउंट की एक एग्जाम्पशन गिवन है, एग्जाम्पशन लिमिट है, तो वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अगेन 2 ऑल्टरनेटिव व्यूज आपके पास पॉसिबल हैं। एंड द ऑल्टरनेटिव व्यूज आर स्टूडेंट्स कि या तो आप जो एंटायर अमाउंट है दैट इज 10,000 एंटायर अमाउंट को टैक्सेबल परक्यूजिट मानो, या फिर एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉसिबल है कि जितना एक्सेस में सम है, यानी टोटल है 10,000, एग्जाम्पशन प्रोवाइड होती है 5,000 तक की, तो सिर्फ जो एक्सेस 5,000 है उसको टैक्स लगा लो। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, दैट इज
टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस ऑफ श्री बाला एंड द बिल एग्रीगेटिंग टू 25,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर। क्या किया गया है? टेलीफोन लगा हुआ है श्री बाला के घर पर, उनको प्रोवाइड किया गया है और उसका जो बिल है वो 25,000 है जो कि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स इस केस में? देखो फिफ्थ पॉइंट, आंसर में आ जाओ। ध्यान होगा आपको, अच्छे से ध्यान होगा, ऑब्वियसली बिल्कुल होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर टेलीफोन प्रोवाइड किया गया है, टेलीफोन प्रोवाइड किया गया और उसकी बिल की पेमेंट कौन कर रहा है? बिल की पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है। उसने बोला कितनी मर्जी कॉल्स कर लो, ध्यान आ गया, कितनी मर्जी कॉल्स कर लो, दैट इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट। क्लियर? तो इसको हाईलाइट भी कर लो यहाँ से, टैक्स फ्री परक्विजिट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है स्टूडेंट्स आपका हाउसिंग लोन एट 6% पर एनम, 6% पर एनम। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2019 is 6 lakh rupees. Shri Bala pays 12,000 per month towards principal on 5th of each month. Compute the chargeable perquisite in the hands of Mr. Bala. और यहाँ पर दिया हुआ है कि लेंडिंग रेट किसका देखते हैं हम लोन के केस में? एसबीआई का। तो एसबीआई का जो लेंडिंग रेट है ऑन 1st April 2019 इट इज 10%। पहले बता रही हूँ कि क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उसके बाद सही बता रहे हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? अच्छा, एसबीआई का 10% है, हमें पता होता है एसबीआई के रेट से कंपेयर करो और एसबीआई के रेट से जितना रेट आपने कम दिया है वो टैक्सेबल परक्विजिट होता है, ये तो सबको पता है। तो स्टूडेंट्स करते हैं 10%, 6% उसको प्रोवाइड किया, यानी 4% का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, तो 4% ऑफ 6 लाख, 4% ऑफ 6 लाख। लेकिन ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। देखो क्यों रॉन्ग है? रेट आपका सही है कि 4%, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है 4% का। लेकिन आप देखो, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि 4% ऑफ 6 लाख, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि पूरे साल ही 6 लाख रुपए पर उसको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन क्या ऐसा है स्टूडेंट्स? क्या मतलब पूरे साल ही क्या वो सेम अमाउंट पे उसने 6 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट पे किया होगा? क्या उसको पूरे साल ही 6 लाख रुपीज पर जो 4% का इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है कि उसने कम दिया? नहीं। देखो उसने क्या बोला, उसने बेशक उसका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था ऑन 1st अप्रैल वो 6 लाख रुपीज था, लेकिन उसने क्या किया है कि हर महीने 5th ऑफ ईच मंथ मीन्स 5th अप्रैल 5th मई को उसने 12,000 रुपीज को रीपे कर दिया। क्या करोगे आप? नॉर्मली सोचो, आपने अगर किसी से कुछ बोरो किया है और अगर आप उसको अमाउंट रीपे कर रहे हो, तो जब भी आप इंटरेस्ट दोगे उस रीपे अमाउंट को माइनस करके दोगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे सिर्फ इंटरेस्ट दोगे ना, तो इंटरेस्ट का बेनिफिट भी सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट का होगा। ठीक है, इसके लिए वर्किंग नोट्स पर आ जाओ। इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स बाद में वर्किंग नोट बना हुआ है 6th पार्ट में, एक बार उस पर आ जाओ। देखो अब क्या है, 4% का रेट है, कैसे है? क्योंकि एसबीआई 10% चार्ज करता है, एम्प्लॉयर ने 6% किया, यानी उसको 4% का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। अब उसने 6 लाख रुपीज उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, लेकिन स्टूडेंट उसने 12,000 रुपीज को माइनस रीपे कर दिया है 5th ऑफ अप्रैल को। और हम किस दिन इंटरेस्ट देखते हैं उसका? लास्ट डे पे, लास्ट ऑफ द मंथ पे, लास्ट डे ऑफ द मंथ पे। ठीक है, तो यानी अप्रैल की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, दैट इज अगर मैं 30 अप्रैल की बात करूं, तो उसका क्या होगा? 6 लाख में से 12,000 ऑलरेडी 5th अप्रैल को पे हो चुके हैं, यानी अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5,88,000 ही है। तो इस 5,88,000 पर ही उसको अप्रैल मंथ में 4% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट हुआ। 5,88,000 इंटू 4%, ये पूरे साल का है, हम सिर्फ मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ अप्रैल का ले रहे हैं, तो इसको डिवाइड करो 12 से, दैट इज 1960। ठीक है, अगेन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे वो देखो कि फटाफट से क्वेश्चन करना कैसे, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है वहां पर आपके पास। स्टार्टिंग में लिखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सारी आप मंथ्स लिख लो। उसके बाद पहले क्या था? 6 लाख थे, 12,000 माइनस करें 5,88,000, फिर इस 5,88,000 में से 12,000 माइनस कर लो स्टूडेंट्स, इट विल कम टू 5,76,000। फिर इसका मतलब उसने दोबारा 12,000 को रीपे कर दिया, 564 रह गए, फिर 552, ऐसे करके कंप्लीट बना लो। साथ साथ करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्लियर? फिर अगस्त में उसके पास कितने रह गए? 5th अगस्त को फिर 12,000 पे कर दिए, तो एंड ऑफ द अगस्त रह गए 5,40,000। सिमिलर वे में बना लो। उसके बाद हर मंथ में कुछ नहीं करना। बेनिफिट कितने का हो रहा है उसको? 4% का बेनिफिट हुआ, 4% पर एनम का। क्लियर?
तो 5,76,000 पर उसको 4% का बेनिफिट हुआ। हमने निकालना है पर मंथ क्योंकि ये पर एनम है, डिवाइड कर दो 12 से, दैट इज 1920। तो सिमिलरली ही ऐसे सारे पार्ट्स आपके हो जाएंगे। टोटल निकालो तो टोटल बनता है 20,880, यानी इसको कितना बेनिफिट हुआ, कितना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट हो गई उसकी 20,880 रुपीज। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंप्यूट द चार्जेबल पर्क्यूजिट, तो जितने भी अभी तक पर्क्स उसको मिले हैं सबको ऐड कर दो। क्लियर, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर्क्स फर्स्ट से लेकर 6 पॉइंट तक जितने भी उसके, पहले उसको 18,000 का बेनिफिट हुआ, फिर 14,400 का हुआ, फिर मूवेबल सेट पे हुआ, जितने भी हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क सबको ऐड करो। दिस इज योर आंसर। और स्टूडेंट्स अगर कोई स्टूडेंट ऑल्टरनेटिव व्यू भी दे रहा है, ऑल्टरनेट व्यू लिख कर आ रहा है कि भी सिर्फ एक्सेस वाले को ही टैक्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये पार्ट रहेगा क्योंकि सिर्फ एक्सेस वाले पर्क को लो। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से भी करके देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, यू कैन फ्रीली आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है ना कि और भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं क्लास में सॉल्व करवा दूं, आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड हो जाए, नो इशू। आप एक काम करो, नंबर नोट कर लो, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इट्स 7988 I am repeating the number 7988741134। ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आगे भी ऐसे ही और क्वेश्चंस पे और आपको पीजीबीपी के रिवीजन वीडियोस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मुझे क्वेश्चंस लगेंगे सब पे आपको वीडियोस मिलेंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इसको अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।